डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा अंतरिम बजट जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया है। 3 से 4 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं। हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत गहराई में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट जो है वो हर साल प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। और मैंने आप लोगों के लिए सेगमेंट वाइज चीज़ें निकाल दी हैं कि वर्तमान सरकार जो अंतरिम बजट प्रस्तुत की है उसने किस किस सेगमेंट में किस तरह का आवंटन किया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है, इसको लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या होता है अंतरिम बजट, है ना। मुख्य बजट में और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है, इससे जुड़ी एक टर्म है लेखानुदान, उसमें और इसमें क्या अंतर होता है। ये सारी बेसिक की चीज़ें हैं जिस पर सवाल यूपीएससी में बन सकता है। हम लोग सबसे पहले उन्हीं बेसिक टर्म्स को भी देखेंगे और उसके बाद 2024-25 का ये जो बजट है इसमें कौन कौन से सरकार ने प्रावधान किए हैं, हर एक प्रावधान पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है अंतरिम बजट। देखो भाई, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई संवैधानिक इसके लिए ज़रूरत नहीं है ना। इसको लेकर अंतरिम बजट को लेकर कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। सबसे पहला सवाल तो यूपीएससी यहीं से फ्रेम कर सकता है ना। तो फिर क्या है ये एक परंपरा है। परंपरा है कि अगर जिस साल आम चुनाव होने हैं उस साल सरकार जो है पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए ना, मई और जून में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जरूरी थोड़ी है कि वर्तमान सरकार ही वापस लौटे। हालांकि बीजेपी का तो वापस लौटना लगभग काफी हद तक तय है, बट नॉर्मल अगर हम लोग देखें पता नहीं होता ना कि वही सरकार वापस लौट कर आएगी। तो ये जो पुरानी सरकार होती है ये अपनी तरीके से एक छोटा बजट प्रस्तुत करती है, एक लघु अवधि का बजट प्रस्तुत करती है कि अगर नई सरकार आए तब तक का ये बजट हो और उसके बाद नई सरकार इसमें अगर परिवर्तन भी करना चाहे तो वो परिवर्तन कर सकती है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा, आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि इससे जुड़ा एक टर्म है लेखानुदान, है ना। लेखानुदान क्या होता है? ये जो है, जैसे वर्तमान सरकार को अभी का जो वित्त वर्ष चल रहा है उसका अभी तो अवधि बाकी है ना, 31 मार्च तक इसको भी चलना है, 31 मार्च तक, और दूसरा मई तक सरकार को कुछ खर्चे भी होंगे। तो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जिसे पारित करती है उसे लेखानुदान कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। 1/6 खर्चों के लिए सरकार इसको पारित करती है ना। इसमें और अंतरिम बजट में अंतर यह होता है कि अंतरिम बजट पर संसद में चर्चा होती है ना, संसद में चर्चा की जाती है और उसके बाद उसको पारित किया जाता है। बट लेखानुदान को बिना चर्चा के भी संसद पारित कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आप इसको अच्छे से याद करके रख सकते हैं। अंतरिम बजट में क्या शामिल होता है? देखो, सरकार के खर्च भी आएंगे, राजस्व भी आएगा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन, ये सब अनुमान जो हैं इससे जुड़े एस्टिमेट सरकार इसमें दिखा सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि खर्चे वगैरह सरकार इसमें नहीं दिखाएगी, वो भी सब दिखाएगी। लगभग पूर्ण बजट की तरह ही होता है ये। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो, वर्तमान सरकार अगर मान लो फिर से लौट के आती है तो वो इसको बिना चेंज किए भी जारी रख सकती है ना, कुछ भी चेंज नहीं करे सरकार। और नई सरकार अगर किसी और पार्टी की आती है तो वो इसमें चेंज भी कर सकती है ना। तो ये दोनों चीजें जो हैं इसके अंदर जो प्रावधान रहते हैं। दूसरा, क्या कुछ शामिल इसमें नहीं कर सकते हैं? कोई बड़ी घोषणा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि आप लोगों को पता है आम चुनाव, अगर सरकार को ये पावर दे दी जाए तो हो कहीं ना कहीं पे जो मतदाता हैं वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसलिए इस चीज को लेकर रोक रहती है। आप जल्दी से देखते हैं क्या क्या किया गया है सरकार ने बजट के माध्यम से, है ना। स्पेसिफिक हम लोग देखते चलेंगे। सरकार ने पहली चीज तो ये बोली है कि लोगों की जो इनकम है ना, रियल इनकम जो है उसमें लगभग 50% की वृद्धि देखने को मिली। दूसरा, सरकार ये भी बोल रही है कि लगभग इस साल का जो लोन रहेगा, टोटल लोन का जो सरकार का अमाउंट रहेगा सकल बाजार उधार वित्त वर्ष 2024 के लिए, वो लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है। तो सरकार थोड़ा सा लोन पर भी अब ध्यान दे रही है। दूसरी चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको सरकार ने लगभग 11.1% से लगभग 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ तक कर दिया है ना। ये जीडीपी का लगभग 3 से 3.4% है। और इसको इसलिए सरकार ने बढ़ाया है क्योंकि सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना चाहती है। आप लोग जानते हैं भारत जो है 2047 तक जो है विकसित बनना चाहता है। इसलिए अगर किसी भी देश को डेवलप कंट्री के तौर पर अपने आप को रखना है तो सबसे पहली प्राथमिकता उसकी बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो सरकार जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है। दूसरा, राजकोषीय घाटे को लेकर सरकार क्या बोली है? सरकार बोल रही है कि 24 के लिए तो हम लगभग 5.8 रखेंगे, लेकिन आगे आते धीरे धीरे 2026 तक हम इस घाटे को, फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से नीचे लाने का प्रयास करेंगे, है ना। सरकार इसलिए घाटे को थोड़ा बढ़ा रही है अब, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बुनियादी अवसंरचना के लिए
पूंजीगत व्यय करना जरूरी है, इसलिए सरकार अपना खर्च बढ़ा रही है। मुद्रास्फीति को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर सरकार बोली है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 से 6% के भीतर जो है ये चीज़ रह रही है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार का क्या टारगेट है? 2024 के लिए सरकार लगभग अगर आप देखेंगे तो 30,000 करोड़ रुपए का जो है 2024 के लिए टारगेट है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे 2025 के लिए सरकार ने बोला है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, है ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सेशन जो है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। 7 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है उसमें कहीं ना कहीं पे छूट अभी भी जारी रहेगी, है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं, हम लोगों को इसको अच्छे से देखना है। गरीबों के लिए सरकार ने ये बोला है कि पिछले 10 साल में सरकार ने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और 80 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं पे मुफ्त भोजन जो है, खाना जो है प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। उसके अलावा जनधन योजना, आप लोग जानते हैं कि ये योजना जो है वित्तीय समावेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार के लिए बहुत जरूरी है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार ने इसको शुरू किया था और इसके माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों को 2.7 लाख करोड़ रुपए की सेविंग हुई है ना। तो अकाउंट्स बनने से बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को हो रहा है। दूसरा पीएम विश्वकर्मा योजना, है ना। आप लोग पता है, आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है आत्मनिर्भरता के लिए लगातार प्रयास कर रही है ना। सेल्फ सफिशिएंट जो है भारत होना चाहिए। उसके लिए पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वो कारीगरों को अंत से अंत मतलब एंड टू एंड जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो याद रखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना अगर यूपीएससी पूछता है तो पता होना चाहिए आप लोगों को किससे जुड़ी है। दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना है। इसके माध्यम से सरकार बता रही है कि उसने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कहीं ना कहीं पर ऋण सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। इस स्कीम के तहत शायद 10,000 रुपए का लोन देती है सरकार, है ना, और बिना ब्याज का। तो एक अच्छी स्कीम है ये स्वनिधि योजना, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं के लिए क्या किया है सरकार ने? सरकार बोल रही है कि लगभग 30 करोड़ जो है मुद्रा योजना के ऋण प्रदान किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा मुद्रा योजना के तहत महिला जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, महिलाओं से जुड़े जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए लोन दिए जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो हायर एजुकेशन है उसमें महिलाओं का जो नामांकन रेशियो है उसमें 28% की वृद्धि सरकार बताई है। एसटीएम, विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की का नामांकन जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है? तो पीएम किसान के तहत सरकार ने लगभग 12 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी। आप लोगों को पता है लगभग 6,000 रुपए जो है सरकार 3 किस्तों में भेजती है पीएम किसान योजना के तहत। पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। ई नैम योजना, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को बनाना है ना। जो भारत की जो एपीएमसी मंडीज हैं उन सबको जोड़कर एक कृषि का राष्ट्रीय बाजार जो है सरकार को तैयार करना है ना। तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि लगभग 1300 से ज़्यादा मंडियों को इसमें जोड़ा जा चुका है। तो एक अच्छा पॉइंट है। नैनो डीएपी मतलब नैनो यूरिया जो है उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, ताकि जो है किसानों का जो उर्वरक को लेकर, रासायनिक उर्वरकों को लेकर जो खर्च होता है उसमें कमी की जा सके। डेयरी फार्मिंग पर भी सरकार अच्छा खासा फोकस कर रही है। तिलहन की फसलें, आप लोग जानते हैं इसको बहुत सारे तेलों की फसलों को आयात करना पड़ता है ना। तेलों को हम लोग आयात करते हैं, जिसके चलते जो है सरकार का जो विदेशी रिजर्व है उसको लेकर भी प्रॉब्लम रहती है। और कहीं ना कहीं पे इस मामले में भी सरकार जो है आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। मछुआरों के लिए आप लोग जानते हैं मत्स्य संपदा योजना, है ना। इस योजना के माध्यम से भी सरकार ऋण देने का प्रयास कर रही है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने ये बोला है कि 40,000 जो सामान्य रेल बोगियां हैं, है ना, नॉर्मल कोच जो हैं उनको वंदे भारत स्टैंडर्ड में तब्दील कर दिया जाएगा, है ना। तो वंदे भारत ऐसा नहीं है कि नई ट्रेन वंदे भारत बना दी जाएगी, बट सरकार ये बोल रही है कि उनका लेवल जो है, मानक जो है वो वंदे भारत के स्तर पर लाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सरकार मेट्रो पर भी ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करेगी और डोर टू डोर कनेक्टिविटी जो है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है मेट्रो के माध्यम से, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपके घर के सामने से लगभग मेट्रो स्टेशन होना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी सरकार एफर्ट कर रही है। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से सरकार 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर के क्रियान्वयन पर ध्यान दे रही है। तो ये भी अच्छी बात है ना। आगे देखते हैं पर्यावरण के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं, ई वाहन जो हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र को सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आप लोगों को पता है कि चार्जिंग का बुनियादी ढांचा इसमें बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम चाहते हैं कि परिवहन के क्षेत्र से उत्सर्जन कम हो, कार्बन का एमिशन कम हो, है ना, तो उसके लिए ई वाहन जो है एक बेहतर विकल्प है और इस डायरेक्शन में भी सरकार अच्छा वर्क कर रही है।
उसके अलावा सरकार ने बोला है कि जो छतों पर है ना, घरों पर जो छतों पर लगभग सोलर पार्क लगाने का प्रयास कर रही है सरकार, है ना, सोलर पैनल जो हैं उससे लगेंगे, इससे 1 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रयास होगा, है ना। तो ये भी अच्छा चीज़ है, अगर हम लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, इससे भी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, है ना। बाकी ये सब एफर्ट भी सरकार कर रही है। अमृतकाल की रणनीति को लेकर क्या चीजें हैं, देखो अमृतकाल है क्या। आप लोगों को पता है भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, और वर्तमान सरकार का टारगेट ये है कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की कैटेगरी में लाना है। तो इस काल को ही अमृतकाल बोला गया है, और इसके लिए सरकार लगातार एफर्ट कर रही है। सरकार ने बोला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारत का, 60% से ज़्यादा भारत के जो लोग हैं वो युवा हैं, इसका सरकार फायदा लेगी। और लोकतांत्रिक जो भारत का व्यवस्था है और विविधता जो है भारत में, इसको बनाकर रखेगी सरकार, और इसको बनाते हुए सरकार देश को विकसित देश की कैटेगरी में लेकर आएगी। एक अच्छा टर्म है, सरकार ने इसमें कर्तव्य काल का यूज किया है, जिसमें सरकार ने बोला है कि नई प्रेरणाएं लेते हुए और नए प्रस्तावों के साथ हम राष्ट्रीय विकास करेंगे। इस चीज को लेकर जो कमिटमेंट है, इसी को कर्तव्य काल या ड्यूटी का काल कहा गया है। तो काफी अच्छा है ओवरऑल। अगर हम लोग देखें इंटरिम बजट जो है, इसमें सरकार ने कुछ बड़ी घोषणा तो करने से अपने आप को रोका है ना, नहीं कर सकती है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन इस चीज को लेकर संज्ञान ले सकता है, तो ये सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने बस ये एक अपना सिग्नल देने की कोशिश की है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाती रहेगी, है ना, इस चीज को करती रहेगी, ताकि देश में जो अवसंरचना है वो बेहतर तरीके से तैयार होती रहे। सरकार ने किसानों को लेकर भी एक सिग्नल दिया है कि पीएम सम्मान निधि जो है उसको सरकार बढ़ाती रहेगी। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पे एक सिग्नल कर रही हैं हर सेगमेंट को, चाहे महिला हो, चाहे जो स्वरोजगार वाले लोग हों, है ना, इन सब चीज़ों में सरकार ने, आत्मनिर्भरता पर भी सरकार ने पैरेलल ध्यान दिया है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इस चीज़ की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस पीडीएफ को मैं शाम तक भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।